इस क्लास में हम लोग देखेंगे फैमिली यानी परिवार को। तो सबसे पहले देखेंगे रीजनल डिफरेंसेस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये कोलिंडा पॉलिन एक समाजशास्त्री हैं। उनका जो है इस मैटर को हम लोग उस देखेंगे, उनका व्यू देखेंगे, व्यू पॉइंट देखेंगे। तो परिवार जो है ना वो रक्त, यौन, संभोग या कानूनी संबंध के बंधन से एक दूसरे से परिभाषित लोगों का एक अंतरंग घरेलू समूह है। तो देखिए कैसा समूह है, तो अंतरंग घरेलू समूह है। यह एक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह है जो आमतौर पर रक्त, विवाह या गोद लेने से जुड़ता है, जो भावनात्मक संबंध बनाता है और समाज की आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। परिवार की कुछ विशेषताएं देखें तो परिवार एक सार्वभौमिक समूह है। यह सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण की जिम्मेवारी परिवार की होती है। परिवार एक समूह है जिसके माध्यम से वंश का पता लगाया जा सकता है। परिवार भावनात्मक और आर्थिक सहयोग की इकाई है। अब आगे देखते हैं कि मक्लवर परिवार को यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो बच्चों को उत्पत्ति और परवरिश के लिए पर्याप्त, सटीक और स्थायी हैं। देखिए ये एक समाजशास्त्री हैं मक्लवर। तो ये परिवार को यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो बच्चों की उत्पत्ति और परवरिश के लिए पर्याप्त, सटीक और स्थायी हैं। एलियट और मेरिल ने कहा है कि परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है जो पति, पत्नी और बच्चों से बना है। बर्गेस और लोके ने परिवार को विवाह, रक्त या गोद से एक होने वाले एक समूह के रूप में परिभाषित किया है जो एक दूसरे के साथ पति, पत्नी, पिता और माँ, बेटे और बेटी, भाई और बहन एक आम संस्कृति का निर्माण करते हुए सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ बातचीत और अंतर संवाद करते हैं। अब देखिए हिंदू संयुक्त परिवार क्या होता है। तो MS गौड़ बताते हैं कि आदर्श रूप से संयुक्त परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी और उनके वयस्क बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे और पैतृक जोड़े के छोटे बच्चे होते हैं। इस आदर्श प्रकार में सबसे वृद्ध पुरुष परिवार का मुखिया होता है। इस प्रकार के परिवार में अधिकार और कर्तव्य काफ़ी हद तक शक्ति और अधिकार के पदानुक्रमित क्रम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आयु और लिंग पारिवारिक पदानुक्रम के मुख्य आदेश देने वाले सिद्धांत हैं। सदस्यों के बीच बारंबारता और संपर्क संचार की प्रकृति लिंग के आधार पर भिन्न होती है। एक एकल परिवार में व्यवस्था के अस्तित्व के लिए पति और पत्नी का रिश्ता महत्वपूर्ण है। इसलिए MS गौड़ के विचार में संयुक्त परिवार प्रणाली को एकल परिवार के संग्रह के रूप में देखना अनुचित होगा। आगे देखते हैं कि भारत में एकल परिवार की प्रकृति पर चर्चा करते हुए पॉलिन कोलिंडा जो 1987 में थी ने एकल परिवार संरचना में परिवर्धन संशोधनों पर चर्चा की है। वह निम्नलिखित रचनात्मक श्रेणियां देती है। जैसे एकल परिवार से तात्पर्य ऐसे दंपति से है जिनके बच्चे हों या जिनके बच्चे न हों। पूरक एकल परिवार एक एकल परिवार को इंगित करता है जिससे उनके अविवाहित बच्चों के अलावा माता पिता के एक या एक से अधिक अविवाहित, अलग या विधवा रिश्तेदार शामिल हैं। सब न्यूक्लियर परिवार की पहचान एक पूर्व एकल परिवार के एक टुकड़े के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए एक विधवा विधुर अपने अविवाहित बच्चों या भाई बहनों, अविवाहित या विधवा या अलग या तलाकशुदा के साथ रहते हैं। एकल व्यक्ति परिवार को भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अनाथालय में अपना बचपन गुजारा, वो आकर के जैसे अकेला रहता है किसी भी कारण से, और वो शादी भी नहीं करता या उसने कभी परिवार को देखा ही नहीं, तो उसकी ज़्यादा इच्छा है या रुचि भी नहीं है परिवार बसाने में, लेकिन वो चूँकि बालिग हो चुका है तो अनाथालय में भी नहीं रह सकता। तो ऐसे व्यक्ति का एकल व्यक्ति परिवार हम लोग कह सकते हैं। पूरक या उपनाविकीय परिवार रिश्तेदारों के एक समूह पूर्व में पूर्ण एकल परिवार के सदस्यों के साथ साथ कुछ अन्य अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा रिश्तेदार को संदर्भित करता है जो एकल परिवार का सदस्य नहीं था। उदाहरण के लिए एक विधवा और उसके अविवाहित बच्चे अपनी विधवा सास के साथ रह रहे होंगे, है ना, विधवा सास लिख सकते हैं इसको, है ना, सास के साथ रह रहे होंगे।
तो इसको भी हम लोग देखेंगे एक परिवार के रूप में ही। अब देखिए LH मॉर्गन, तो अब 5 अलग अलग और लगातार रूपों में प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक में विवाह की एक संस्था है जो अपने आप में विशिष्ट है, निम्नलिखित है। तो जैसे रक्त संबंधी परिवार, तो यह एक समूह में भाइयों और बहनों अपने और समपार्श्विक के अंतर विवाह पर स्थापित किया गया था। अब देखते हैं पुनालुआन परिवार, तो यह एक समूह में कई बहनों के अंतर विवाह अपने और समपार्श्विक एक दूसरे के पतियों के साथ, जरूरी नहीं कि संयुक्त पति एक दूसरे के रिश्तेदार हों। इसके अलावा कई भाइयों के अंतर्विवाह पर एक समूह में एक दूसरे की पत्नियों के साथ अपने और समपार्श्विक के साथ, जरूरी नहीं कि ये पत्नियां एक दूसरे की रिश्तेदार हों। हालांकि दोनों मामलों में अक्सर ऐसा ही होता है। प्रत्येक मामले में पुरुषों का समूह केवल महिलाओं के समूह में संयुक्त रूप से विवाहित होता है। तो ये भी जो है ना, लोगों के एकाकीपन को दूर करने का और आने वाले किसी समस्या से निपटने के लिए इस तरह के परिवार की जो है निर्माण करने की परंपरा रही है। इसको बोलते हैं पुनालुआन परिवार। अब देखते हैं जोड़ीदार परिवार, तो यह एक विशेष सहवास के बिना एकल जोड़े झोपड़ी के बीच विवाह पर स्थापित किया गया था। पार्टियों की खुशी के दौरान शादी चलती रही। देखिए इसका मतलब ये हो गया, ये क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो और आप दोनों के बीच में काफ़ी गहरे रिलेशंस हो, लेकिन ब्रेकअप के बाद आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं। तो जोड़ीदार परिवार में ऐसा नहीं होता है। जोड़ीदार परिवार के कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गोटुल जैसे, कि लोग जो है ना एक साथ रहते हैं, जवान लोग, और अपनी जो है ना सारी इच्छाओं का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पूरा मस्त लाइफ जीते हैं। लेकिन रात गई बात गई, ऐसे उनके अंदर की भावना होती है। बाद में उनका एक दूसरे के प्रति जो होता है मन में कोई मैल नहीं होता है। आदिवासी समाज में इस तरह का देखने को मिलता है परिवार। कई तो हाई फाई सोसाइटी भी इस चीज़ को कॉपी करती है। अब देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, तो यह कई पत्नियों के साथ एक आदमी के विवाह पर स्थापित किया गया था। सामान्य तौर पर पतियों के एकांत द्वारा पीछा किया जाता है। आगे देखें एकल परिवार। एकल परिवार क्या है? यह एक विशेष सहवास के साथ एकल जोड़े के बीच विवाह पर स्थापित किया गया था। तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। समाजशास्त्र में हम लोग काफ़ी डीप में आपको लेके जाएंगे, सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, और ये सारी क्लासेस जो है वो आप लोग को पूरी जो बढ़िया क्लास है मुफ्त में दी जाएगी। थोड़ा सा डीप में भी उतरेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।